Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being the Best Teacher. Today we will do subject creating an inclusive school and the topic is going to be speech impairment. कि speech impairment का क्या मतलब होता है and speech impairment है क्या और किस तरीके से अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए हमें पता है कि हर एक बच्चा धीरे धीरे जैसे ही बॉर्न होता है साउंड्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट करता है, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में बोलना सीख जाता है, 2 दिन में सीख गया, हफ्ते में, महीने में। देखिए इसके लिए एक प्रोसेस होता है। जैसे कि पहले एक बच्चा जो होता है वो यहाँ पे वर्ड्स बोलने शुरू करता है। पहले तो साउंड प्रोड्यूस करेगा सबसे पहले, ठीक है, माँ, ना, द, त, फिर मामा, पापा ऐसे करके वर्ड्स बोलता है। ठीक है, पहले इजी वर्ड्स बोलता है, फिर कॉमन वर्ड्स सभी वर्ड्स बोलने लग जाता है, फिर फ्रेजेस बोलता है, पापा जा रहा है, मम्मी आ रही है, ये वो इस तरीके से। फिर सेंटेंसेस बोलने सीखता है, ठीक है, मतलब पूरा बताएगा, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना ला दो, इस तरीके से। और फिर कहीं जाकर वो एक अच्छी कॉन्वर्जेशन कर पाता है। ठीक है, और देखिए ये सब करने में बच्चों को सालों लग जाते हैं। ठीक है, और कॉन्वर्जेशन की भी बात करें तो देखिए जैसे जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चा जाता है फिर वो और कॉन्वर्जेशन बेटर होती जाती है। हम अपनी लाइफ के फेसेस पे देखते हैं कि आज अगर मेरे को कॉन्वर्जेशन में अच्छे से करती हूँ तो 2 साल बाद और अच्छे से करूंगी। तो देखिए यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो है स्पीच इम्प्रूव होती रहती है। ठीक है, तो ये हमने बच्चे के पर्सपेक्टिव से बात की, एक बेबी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रहता है हमारा साउंड को प्रोड्यूस करने का और स्पीच को सीखने का तरीका। क्या हो अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो क्या हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंट्रोल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्पीच ऑर्गन्स जो होते हैं, माउथ, टंग, थ्रॉट, जॉ, ट्राकिया, वोकल कॉर्ड्स, और इन्हीं को देखिए इन सब के मिलाकर ही हम प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स। ठीक है, ये सब हेल्प करते हैं हमें साउंड को प्रोड्यूस करने में। अगर यहाँ पे इनमें से किसी ऑर्गन की, जो स्पीच ऑर्गन्स है हमारे, इनमें से किसी एक में डिफेक्ट हो जाता है या एक से अधिक में डिफेक्ट हो जाता है तो वहां पर जो एक स्पीकर होगा, एक इंडिविजुअल होगा, वो वहां पे वर्ड्स को प्रॉपरली नहीं बोल पाएगा, और वही है स्पीच इम्पेयरमेंट। ठीक है, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे जो आपके स्पीच ऑर्गन्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम हुई और वहां पे आपको बोलने में कोई दिक्कत आई, वही कहलाती है स्पीच इम्पेयरमेंट, बिल्कुल आसान शब्दों में। ठीक है, अगर हम अपनी क्लासरूम की बात करते हैं तो देखिए एज अ टीचर हमें लाइक ऐसा कोई ना कोई बच्चा जरूर मिल जाएगा जिसको कहीं ना कहीं स्पीच इम्पेयरमेंट होगा। तो इसलिए ही हम इसमें इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, अपनी बीएड में पढ़ते हैं स्पीच इम्पेयरमेंट को, ताकि हमें पता चले कि हाँ, जो स्पीच इम्पेयरमेंट है उसका क्या मतलब है, और इस तरह के बच्चे अगर हमें अपनी क्लासरूम में मिलते हैं तो हमारी क्या भूमिका होती है एक अध्यापक के रूप में। ठीक है, देखिए अब नॉर्मल सेंस में हम इसकी बिल्कुल बात करेंगे कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो कुछ शब्द नहीं बोल पाते हैं, हो सकता है कोई लेटर ना बोल पाए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कुछ लोग होते हैं जो श नहीं बोल पाते हैं और उसकी जगह स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि शंख, शंख को क्या बोलेंगे, शंख। ठीक है, वहीं पे जहां पे भी श वर्ड आना होगा वहां पे वो लोग स लिखते हैं। ठीक है, जैसे सुषमा बोलना होगा तो वो सुषमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अल्फाबेट्स ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, स को श लिखा। वर्ड्स की बात की जाए तो देखिए स श की वजह से वर्ड पे भी रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, कई बार कुछ लोगों को बड़े बड़े शब्द बोलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे कि एंथुसियाज्म, इस वर्ड को बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पे आगे बात करें तो कुछ फ्रेजेस बोलने में प्रॉब्लम होती है, अगर बहुत तेज तेज रीडिंग करनी है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही सब देखिए, यही अलग अलग टाइप की चीजें मिलकर बनती है स्पीच इम्पेयरमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये समझिए कि ऐसे स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन किन बच्चों को हो जाती है प्रॉब्लम, और वो बेसिकली कैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स अल्फाबेट, वर्ड और फेसेस के दे दिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि
किस तरीके से ये प्रॉब्लम बच्चों में होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे तुतलाते हैं। ठीक है, मतलब तोतला बोलते हैं। ठीक है, कि मैं जाला हूँ, मैं आला हूँ, एटसेट्रा, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये आएगा स्टैमरिंग के अंदर, ये आएगा स्पीच इम्पेयरमेंट के अंदर। प्लस यहाँ पे देखिए कुछ लोग हकलाते हैं बोलते हुए। ठीक है, तो वहां पे हकलाना वो भी आता है आपका स्टैमरिंग के अंदर, वही है स्पीच इम्पेयरमेंट। तो तुतलाना और ये आपका हकलाना दोनों स्टैमरिंग का पार्ट है, और यही है देखिए बेसिकली स्पीच इम्पेयरमेंट यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि टीचर्स और पेरेंट्स की यहाँ पे क्या रोल रहेगा, क्या उनकी ड्यूटीज होती है। देखिए यहाँ पे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं पेरेंट्स और टीचर्स। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही तरीके से बच्चों को डायरेक्शन दे और सही तरीके से बच्चे को मोटिवेट करे। आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे रोल को। उससे पहले देख लेते हैं कि कॉजेस क्या होते हैं, स्पीच इम्पेयरमेंट अब हो कैसे जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पे इनसफिशिएंट ब्रेन ग्रोथ। देखिए जब ब्रेन की ग्रोथ सफिशिएंट तरीके से नहीं होती है, प्रॉपरली नहीं हुई होती है, तब आपके अंदर हो सकती है स्पीच इम्पेयरमेंट। ठीक है, इनकम्प्लीट ग्रोथ ऑफ इनर ईयर ऑर्गन्स। देखिए कान के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, इनर ईयर ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे कोई डिफेक्ट हो तो हो सकती है स्पीच प्रॉब्लम। अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स इन दी स्पीच ऑर्गन्स, मतलब देखिए जो हम बोलते हैं, ठीक है, अगर वहां पे उसकी मूवमेंट में तालमेल सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्वनि क्या हम बात करें, हम जब भी कुछ बोलते हैं आप अपने माउथ के सामने अपना हाथ रखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप जो श्वास है, जो सांस है, उसे बाहर छोड़ते हैं बोलते हुए, ये नेचुरली निकलता है। ठीक है, आवाज के साथ साथ आपका लाइक सांस भी मुंह के माध्यम से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर वो मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम करता है, वो श्वास निकलने में प्रॉब्लम होती है, तो स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है, स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकती है। साथ में देखिए हम जब भी बोलते हैं तो हमारी टंग जो है वो आगे पीछे ट्विस्ट दाएं बाएं जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर जो टंग की जो मूवमेंट है अगर उसमें प्रॉब्लम आई तो भी स्पीच इम्पेयरमेंट होगा। अब हम देखते हैं कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी जीभ है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा, हमारे जबड़े के साथ वो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। ठीक है, नीचे वाले हिस्से के साथ टंग जुड़ी है, तो वहां पे वो बच्चा क्लियरली चीजें बोल नहीं पाएगा, और उस कारण से काफी सारे बच्चे तोतले होते हैं और वो एक काफी समय तक रहते हैं। डेवलपमेंटल एज में हर बच्चा एक बार तुतलाता है, तो वो इसलिए क्योंकि वो जो उनका टंग होती है वो नीचे जबड़े के साथ जुड़ी होती है, और वो धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो वो अपने आप एक गैप बना लेती है। अगर वो अपने आप गैप नहीं बनाती है तो एक जो है हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल, वो लाइफ टाइम तक भी तुतलाता रह सकता है। लेकिन इसका भी क्योर है, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसको भी सर्जरीज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और कॉजेस क्या हो सकते हैं, देखिए स्पीच इम्पेयरमेंट का कॉज हो सकता है मल्टी लैंग्वेज स्पीकिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आप अत्यधिक भाषा वाली जगह पे रहते हैं, बहुभाषी वाली स्पीकिंग एनवायरनमेंट में है। देखिए हम देखते हैं, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मुझे कई बार प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के कुछ बड़े बड़े वर्ड्स बोलने में। तो मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आती है, बिकॉज हिंदी भी हम घर पे बोलते हैं, हमारे घर पे हरियाणवी बोली जाती है, एकदम देसी ठेठ हरियाणवी बोली जाती है। तो वहां पे इंग्लिश में इंग्लिश का बैकग्राउंड रहा नहीं, वो मैं दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे बोलती हूँ। तो वहां पे इसलिए मुझे, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज में मिक्सचर भी हिंदी का बोल रही हूँ, प्रॉपर हरियाणवी भी प्रॉपर हिंदी भी, तो इसलिए वहां पे मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं स्पीच इम्पेयरमेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है शाइनेस एंड फेयर। देखिए हो सकता है किसी के अंदर डर हो, कोई बच्चा इंट्रोवर्ट हो, कोई उसके मतलब अपने में ही सहमा सा रहता हो, उसको डर हो सबके सामने बोलने का। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे तो रीडिंग में अच्छे तो होते हैं, लेकिन वो सबके सामने जब रीड करते हैं तो अच्छे से नहीं करते हैं डर के कारण, वो हकलाने लगते हैं, रीडिंग करते हुए अटकने लगते हैं, तो इस वजह से भी स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज साउंड्स हो सकता है,
अब देखिए उसको लैंग्वेज जो साउंड्स है उनको समझने में प्रॉब्लम हो और उस वजह से उसको स्पीच इम्पेयरमेंट हो। अगला पॉइंट है यहाँ पे क्लेफ्ट इन लिप्स। देखिए इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि क्लेफ्ट इन लिप्स क्या होता है। तो ये होते हैं क्लेफ्ट लिप्स। हो सकता है किसी इंडिविजुअल में ये प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे में, और उस वजह से उसके अंदर स्पीच डिसऑर्डर हो। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप्स के कारण हो गया। अगला है थिक टंग। देखिए अगर टंग की थिकनेस ज्यादा है, ठीक है, कि उसको मुंह के अंदर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, माउथ के अंदर। ऑब्वियसली देखिए जो हमारा माउथ है बहुत बड़ा तो होता नहीं है, वो एक लाइक जितनी बड़ी टंग का साइज होना चाहिए उसी के हिसाब से है। अगर वहां पे आपकी टंग थिक है बाय चांस किसी इंडिविजुअल की, तो बिल्कुल टंग को जो है माउथ के अंदर आगे पीछे करने में, लेफ्ट राइट करने में, मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकता है। स्टैमरिंग की वजह से, कि कोई लगा लो आप डर की वजह से हकलाता है, या कुछ भी हम बोल सकते हैं, लाइक शाय है इसलिए हकलाता है, या नर्वस होता है तब हकलाता है, तो उस वजह से स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकती है, बोलने में परेशानी आ सकती है। देन नॉलेज ऑफ फ्यू वोकैबलरीज। अगर किसी को वोकैबलरी प्रॉब्लम है, वोकैबलरी की ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे भी स्पीच इम्पेयरमेंट आपका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पहली बार, हम बोल सकते हैं नया नया, जैसे एक महीना ही हुआ हो सीखते हुए किसी नई लैंग्वेज को, ठीक है, जिसमें कभी लाइक एक बच्चा है जो हिंदी में बात करता है, उसकी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग सब हिंदी है, और वहां पे कभी उसने इंग्लिश नहीं पढ़ी। अब वो जब इंग्लिश पढ़ रहा है तो वहां पे हमने देखा कि इंग्लिश की उसकी वोकैबलरी अच्छी नहीं है, इसलिए वो अटकता है, वो कई बार बीच में ही रुक जाता है, उसको पता नहीं होता कैसे बोलूं अब। तो हो सकता है वोकैबलरी की कमी की वजह से स्पीच इम्पेयरमेंट हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। देन डिले इन द ग्रोथ ऑफ स्पीच एक्टिविटी। देखिए स्पीच एक्टिविटी की जो ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं डिले हो गया हो। देखिए कई बार पेरेंट्स के द्वारा कहा जाता है कि अभी बच्चा तोतला है, अभी बच्चा ठीक से बात नहीं कर पाता है, बड़ा होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि बच्चा जो है अभी ग्रो कर रहा है, वो अपने डेवलपमेंटल एज में है, और ये प्रॉब्लम लाइक हो सकता है उसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी लेट हो इस वाली चीज में, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो ये चीज भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से आप लिखे, चाहे तो इनको थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं। इसके बाद हम टाइप्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे हम आप क्लासरूम में पहचान सकते हैं ऐसे बच्चों को। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चे हमेशा स्पीच से भागेंगे पहली बात तो। ठीक है, इनको स्पीच की एक्टिविटी जहाँ आएगी वहां से लाइक ये कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाएंगे। ठीक है, इनको बोलने में परेशानी होगी, ठीक है, ये कम बोलते होंगे। साथ में बात करें तो यहाँ पे देखिए इनको डर लगता होगा और टेंशन होती होगी ग्रिप बनाने में बोलते वक्त। ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं करते होंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आप डाल सकते हैं सिम्टम्स ऑफ स्पीच इम्पेयरमेंट में। आगे अब बढ़ेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे तीन तरह के टाइप्स हैं: डिफेक्ट्स इन आर्टिकुलेशन, डिफेक्ट्स इन वॉइस, डिफेक्ट्स इन फ्लुएंसी। ठीक है, तीनों तरह में भी सब टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और एक एक करके आप सभी को डिस्क्राइब करेंगे। आगे वो भी हम करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं इन तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है साफ साफ बोलना। ठीक है, या जोड़बंदी। जब साफ साफ बोलने में बच्चे को लाइक कहीं ना कहीं उसमें डिफेक्ट होता है कि वो साफ साफ नहीं बोल पा रहा है, वो ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ठीक से अपनी चीजों को वर्बल फॉर्म में बोलकर। ठीक है, अब इसके अंदर सब पॉइंट्स हैं यहाँ पे: एडिशन, डिस्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, स्किपिंग ऑफ साउंड्स। ठीक है, इसको आप लर्न कर लें क्या होते हैं, अभी आगे समझेंगे। फिर बात की जा रही है यहाँ पे डिफेक्ट्स इन वॉइस, कि उसके जो आवाज का उतार चढ़ाव है, टोन है, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो। अगला है फ्लुएंसी। देखिए जो उसके बोलने की टेक्निक है, बोलने की क्षमता है, उसमें कहीं ना कहीं
डिफेक्ट हो तो वो हो गया डिफेक्ट इन फ्लुएंसी। ठीक है, तो पहले आर्टिकुलेशन क्या होता है इसको ब्रीफ में समझेंगे। चिल्ड्रन विद क्लेफ्ट लिप्स स्ट्रगल टू स्पीक प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल जो फिट होता है दैट इज फॉर क्लेफ्ट लिप्स चिल्ड्रन। ठीक है, उनको बोलने में परेशानी होती है, उनको डिफेक्ट होता है एंड ठीक से वो लोग नहीं बोल पाते हैं। पर आज के टाइम में क्लेफ्ट लिप्स जो है वो डिफेक्ट क्योरेबल है, वो ठीक हो सकता है ट्रीटमेंट के माध्यम से, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो उससे रिलेटेड है अगर वो करवाया जाए तो। ठीक है, द ब्रेन हैज मैनी स्पीच इंटीग्रेटेड सेंटर्स। देखिए हमें पता है जो भी हम बोलते हैं वो कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। जो भी हम बोलते हैं वो आता कहाँ से है, वो ब्रेन से आता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो मेरा ब्रेन मैसेज दे रहा है मेरी सेंसरी ऑर्गन्स को, मेरी स्पीच ऑर्गन्स को बेसिकली, कि हाँ ये चीज बोलनी है। ठीक है, अगर ब्रेन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी तो स्पीच में भी बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एनी डैमेज इन दी फॉर्म दीज इन एनी ऑफ दीज सेंटर्स में बी इम्पेयरमेंट। देखिए अगर हमारे ब्रेन के सेंटर में कोई प्रॉब्लम आई तो वहां पे बिल्कुल आएगी, और इसी को बोलते हैं डिसअर्थरिया। ठीक है, जिसमें ब्रेन के सेंटर में डैमेज होने की वजह से, प्रॉब्लम होने की वजह से स्पीच में भी फर्क पड़ता है, उसे कहते हैं डिसअर्थरिया। ठीक है, normally these defects among the hearing impaired can be divided into following categories। तो कौन कौन सी है, एडिशन, डिस्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, स्किपिंग ऑफ साउंड्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे डिफेक्ट्स इन वॉइस। देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में इनकी जाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से आप पॉइंट्स लिख दें एंड दैट्स वेरी इनफ। ठीक है, डिफेक्ट्स इन वॉइस की अगर मैं बात करूं, देखिए जब आपकी वॉइस में, आवाज में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब ये डिफेक्ट कैसे होता है, स्पीच ऑर्गन की वजह से। कौन सा स्पीच ऑर्गन, वोकल कोड या फिर स्पीच ऑर्गन रिमेन्स अनयूज्ड। बेसिकली यहाँ पे अगर वोकल कॉर्ड की कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है तो डिफेक्ट जो है वॉइस का वो अकर करता है। ठीक है, इसको भी तीन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, वॉइस प्रोसोडी। फर्स्ट इज हाई लो पिच, सेकंड इज प्रोसोडी, देन थर्ड इज स्ट्रेस प्रोसोडी। ठीक है, अब देखिए वॉइस प्रोसोडी की बात हम करते हैं। द टोन्स डेंसिटी पावर नेचर एंड आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर अ गुड वॉइस। एक अच्छी आवाज के लिए जरूरी होती है डेंसिटी, पावर और नेचर। ठीक है, कितनी पावर से हम बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं और उसका क्या नेचर है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन तीनों में कोई प्रॉब्लम आती है तो डिफेक्ट तो ऑब्वियसली आएगा। देखिए अगर मैं बात करूँ जो सिंगर्स होते हैं तो वहां पे उनकी बहुत ज्यादा गुड वॉइस होती है, तो वो कैसे होती है, बिकॉज उनकी टोन की डेंसिटी, पावर और नेचर बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, तालमेल बिल्कुल सही होता है। ठीक है, the high low pitch of the voice is decided by the movement of air passing through the speech organs। अब वॉइस कैसे बनती है देखिए, और वॉइस में साथ में कितनी हाई कितनी लो हो, तो वो जो ध्वनि, जो श्वास, देखिए जो श्वास निकलता है, सांस जो निकलती है हमारे मुंह से बोलते वक्त, तो उसी से हमारी पिच डिसाइड होती है कि वो हाई होगी या लो। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे प्रोसोडी। ठीक है, सम हेयरिंग इम्पेयरमेंट पर्सन ऑलवेज स्पीक इन हाई। ठीक है, कुछ जो हेयरिंग इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो तेज बोलते हैं। देखिए वहां पे उनको ये ही नहीं पता होता है कि जो पर्टिकुलर साउंड है वो कितनी तेज, कोई एक एक्टिविटी मैंने की, मैंने दरवाजे को शट किया, दरवाजे को बंद किया, तो वहां पे उनको ये नहीं पता होता है कि दरवाजे को तेज बंद करूं, धीरे बंद करूं या ऐसे ही कर दूं। तो उनको, हमें कैसे पता है ये चीजें, मुझे पता है दरवाजे को मुझे कितनी धीरे बंद करना है, कितनी तेज बंद करना है, ताकि ज्यादा आवाज ना हो, क्योंकि मैं अपने कानों के माध्यम से सुन सकती हूँ। पर जिनको हेयरिंग डिसेबिलिटी होगी, जो नहीं सुन पा रहे हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो वहां पे देखिए वो लोग ये एक्टिविटीज जो है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। मे बी वो दरवाजे को एकदम से
तेज बंद कर दे, क्योंकि वहां पे उनको पता ही नहीं है कि वो आवाज कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी हाई पिच में आवाज आ रही है। तो यहीं पे देखिए उनको लाइक सुनाई कम देता है तो वो तेज बोलेंगे, उनको लगता है सामने वाले को भी कम सुनाई दे रहा है। या अगर वहां पे वो लोग सुन नहीं सकते हैं या और कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो वहां पे देखा गया है कि वो लोग क्या करते हैं, हाई पिच में बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो दैट कितनी आवाज वो जो है चीज वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखा गया है कि जिनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है तो वो अक्सर हाई पिच में बात करते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू टेक्टाइल सेंस एंड बाय बॉल टेक्निक। ये इतना आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना मेडिकली इतना डेप्थ में नहीं बताना है, सिर्फ ओवरव्यू देना है। ठीक है, आगे बात करेंगे स्ट्रेस की, स्ट्रेस प्रोसोडी। ठीक है, इन नॉर्मल स्पीच सम साउंड्स आर अननेसेसरीली ओवर स्ट्रेस्ड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक नॉर्मल स्पीच में कुछ कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस कर देते हैं कुछ साउंड्स पे, कुछ वर्ड्स पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ाते हुए अगर मैं किसी पर्टिकुलर साउंड पे या पर्टिकुलर वर्ड पे अननेसेसरीली एक साउंड प्रोड्यूस कर दूं, लाइक सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी प्रसोडी, ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने बोल दिया जो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हो गया स्ट्रेस प्रसोडी, मतलब बेफालतू में मैंने वहां पे स्ट्रेस पुट ऑन कर दिया एक नॉर्मल स्पीच पे, जहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, अननेसेसरीली मैंने उसको ओवर स्ट्रेस कर दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला है डिफेक्ट इन स्पीच फ्लुएंसी। देखिए स्पीच में, स्पीच की फ्लुएंसी में जब कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, मतलब कितनी गति से हम उसको बोलते हैं, तेजी से। ठीक है, स्टैमरिंग आ गया यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब ब्रेक लेकर हम बोलते हैं वो होता है यहाँ पे स्टैमरिंग। ठीक है, और साथ में देखिए तुतलाना, ये वाला एग्जाम्पल भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए इसका नेचर क्या होता है, इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। कॉजेज हो सकते हैं डेवलपमेंटल एज की वजह से, जो डेवलपमेंटल एज में प्रॉब्लम आ गई हो ये, या उसकी वजह से लेटर लाइफ में आ गई हो। दूसरा हो सकता है जेनेटिकली हो। ठीक है, तो कुछ भी इसके पीछे कारण हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे स्टैमरिंग में एक अननेसेसरी रिपीटिशन आ जाता है साउंड्स का और वर्ड्स का। ठीक है, वो उसका नेचर हो गया। अगली बात करेंगे क्लटरिंग की। क्लटरिंग होता है देखिए बेफालतू का पॉज लेना बोलते वक्त। ठीक है, एब्सेंस ऑफ, लाइक पॉज लेना नहीं, सॉरी यहाँ पे मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगी। यहाँ पे क्लटरिंग होता है कि जब आप, एब्सेंस ऑफ पॉज होता है मतलब आप बोलते वक्त कोई पॉज नहीं लेते हो। ठीक है, आप बहुत तेजी से बोलते जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इतनी फास्ट रीड करूं, इन स्पीच फ्लुएंसी स्टाइल एंड प्रोसोडी आर इम्पोर्टेंट इन स्पीच, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं गैप लेना तो भूल ही गई, ना फुल स्टॉप पे लिया ना कॉमा पे लिया। तो इसको नॉर्मली ही हम पढ़ेंगे, इन स्पीच फ्लुएंसी स्टाइल एंड प्रोसोडी आर इम्पोर्टेंट इन स्पीच, इसी तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। तो अगर मैं पॉज नहीं लेती हूँ और बहुत फास्ट फास्ट बोलती हूँ, ठीक है, वो क्या हो गया, वो कहलाती है क्लटरिंग। ठीक है, उसी से होती है क्लटरिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट है फेयर। ठीक है, फेयर की वजह से भी होता है। देखिए ज्यादा फेयर हम देखते हैं, बहुत ज्यादा, तो देखिए कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। एक बाल्टी में भी अगर 5 लीटर पानी आ सकता है तो उतना ही आप भरे। वहां पे देखिए अगर आप उसमें एक मग्गा पानी और डालेंगे, एक लाइक मग पानी और डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ओवर कोई भी चीज ठीक नहीं होती है। तो देखिए ज्यादा फेयर जब हो जाता है, इन वन ऑफ द रीजंस विच डिस्टर्ब्स फ्लुएंसी इज स्पीच, तो उसी की वजह से जो है फ्लुएंसी पे, स्पीच की फ्लुएंसी पे भी डिस्टर्बेंस होती है, उस पे भी असर बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे है हिंड्रेंस इन लर्निंग, ये एडिशनल है अगर आप ऐड करना चाहें तो। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग द टीचर्स कॉन्सेप्ट, hindrance in reading lessons, unable to read lessons in a stipulated time। देखिए यहाँ पे hindrance का मतलब क्या होता है, hindrance का मतलब होता है हिंदी में बाधा, कि क्या बाधा होती है लर्निंग में। ठीक है, अगर किसी की स्पीच सही नहीं है तो देखिए यहाँ पे आपको अपने एक्सप्रेस करने में थॉट्स को प्रॉब्लम आ सकती है, लेसन्स को रीड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पे एक टाइम पीरियड में लेसन्स को रीड करने में प्रॉब्लम आ सकती है।
ठीक है। रॉन्ग यूज ऑफ स्लेबल, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड इन स्पीकिंग, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस करना है लाइन में, कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है। लिसनर्स आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड दीज चिल्ड्रन स्पीच ड्यू टू देयर प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ वर्ड्स एंड इनडॉक्ट्रिनेट डिले इन स्पीकिंग। ठीक है। मतलब जो जो पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रहे आप वो कर दें। ठीक है, सभी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये बच्चे जो बोलेंगे, जो उनको सुन रहा है, चाहे वो मैं हूँ एज अ टीचर या और कोई स्टाफ मेंबर हूँ या और कोई भी लाइक अदर स्टूडेंट्स ही हूँ, तो जिनको स्पीच इम्पेयरमेंट है ऐसे बच्चों की स्पीच सुनने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और प्लस समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है। अगला है द वॉइस टोन ऑफ द चाइल्ड आर स्पॉइल्ड बाय कांस्टेंट स्टैमरिंग। अब देखिए स्टैमरिंग की वजह से ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान नहीं होगा और एक टाइम पे ठीक हो जाएगी और उसका हम वेट करें। उसका देखिए जरूरत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, इंडियन कल्चर में बिल्कुल मान लेते हैं कि हमारे बच्चे में अगर फिजिकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। तो इंडियन पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ हमारे बच्चे में किसी तरह की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है वो प्रॉब्लम बड़ी है, लाइक वो अपनी लाइफ ठीक से नहीं बिता पाएगा या उसको सोसाइटी इग्नोर करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि यहाँ पे देखिए वो बच्चे के लिए जरूरी होता है ताकि टाइमली उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाए। ठीक है। सो ये बात यहाँ पे है कि द वॉइस एंड टोन ऑफ द चाइल्ड आर स्पॉइल्ड बाय कांस्टेंट स्टैमरिंग। तो देखिए स्टैमरिंग की वजह से जो है आवाज पे और टोन पे, वॉइस पे और टोन पे कहीं ना कहीं काफी हद तक आपका असर पड़ जाता है। ठीक है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ जब भी पेरेंट्स का रोल लिखते हैं तो साथ में आप ये इसको ऐसे कर दे, द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे, दोनों का ही साथ में बता दे ताकि लिखने के लिए आपके पास ज्यादा मटेरियल हो। ठीक है। बिना रीड करे देखिए हम खुद से पॉइंट्स बनाएंगे। हमने पूरा टॉपिक समझ लिया है कि क्या क्या चीजें पेरेंट्स और टीचर्स को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए पहली चीज यहाँ पे देखिए पेरेंट्स और टीचर्स को सिंपल से लेके उनको डिफिकल्ट पे ले जाना चाहिए। मतलब पहले आप सिंपल सिंपल चीजें कराओ, लाइक एक एक सेंटेंस बुलवाओ उनको और फिर आप उनको थोड़ा थोड़ा उनका लेवल बढ़ाओ, एकदम से लेवल नहीं बढ़ा देना चाहिए। जहाँ पे वो गलतियां करें वहां पे उनको ठीक करें प्यार से। ठीक है, ना कि ये कि उनको नेगेटिव एटीट्यूड से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गलत बोला है तूने, तो ये सब नहीं करना है, प्यार से उनको समझाना है। ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आईसीटी का यूज करना चाहिए पेरेंट्स फॉर टीचर्स को उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है। साथ में यहाँ पे बात की गई है उनके लिए स्पीच स्पेशलिस्ट की अगर जरूरत लगती है तो वहां पे उसके पास आपको स्पीच स्पेशलिस्ट के बारे में लाइक पता करना चाहिए, जानना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी को लगेगा हमारे बच्चे में कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। ओपन माइंडेड बनना चाहिए और अपने बच्चे के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। चिल्ड्रेन मस्ट अंडरगो मेडिकल ट्रीटमेंट रेगुलरली, अगर जहाँ पे जरूरत हो कि उन बच्चों को रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत है, रेगुलर थेरेपीज की जरूरत है, तो वो प्रोवाइड कराई जाए। जो थेरेपीज स्पीच थेरेपीज प्रोवाइड कराई जाए ऐसी कंडीशंस में तो वो करवाई जाए स्पीच स्पेशलिस्ट के द्वारा। अगला है हेल्प द चिल्ड्रेन टू बी करेजियस। तो यहाँ पे बच्चे को करेजियस बनाया जाए, जिसका मतलब होता है निडर, जो निडर होता है। ठीक है, वही है करेजियस का मतलब। तो मतलब पेरेंट्स और टीचर हेल्प करे बच्चे को निडर बनने में, कि उनको अपने स्पीच इम्पेयरमेंट की वजह से लाइक डिमोटिवेटेड वो लोग फील ना करें। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक एंड इसी तरीके से कुछ आपको अपना आंसर फ्रेम करना है एंड यही सब चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत है अपनी कोर्स में। ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे टिक करें और हमारे साथ जुड़े। यहाँ पे देखिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। अगर आप वो नोट्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।